भी करवा सकता है। यहां पे बात ये है कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है, सिंपल पर्सन की बात करो, अभी कंपनीज की यहां बात नहीं कर रहा। मंथली रिटर्न जमा कराए, ठीक है, तो इसको कहा जा सकता है कि एनुअल रिटर्न भी जमा कराओ, ठीक है। एक पर्सन बी क्वार्टरली रिटर्न जमा कराए तो इसको भी कहा जा सकता है कि एनुअल रिटर्न जमा कराओ। जो बंदा क्वार्टरली रिटर्न जमा करा रहा होगा उसके लिए जरूरी नहीं है मंथली भी करा रहा हो, ठीक है। जो मंथली करा रहा होगा उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो क्वार्टरली भी करा रहा हो, सही है। तो ये दोनों जो है ये एक एक है। इट मींस कि ऐसा नहीं है कि मंथली के साथ साथ क्वार्टरली भी करा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो एनुअल दोनों करा सकते हैं। हाँ, जो मंथली करा रहा है वो मंथली के बाद एनुअल कराएगा, जो क्वार्टरली करा रहा है वो क्वार्टरली के साथ साथ एनुअल कराएगा। ऐसा नहीं है कि जो मंथली करा रहा है वो क्वार्टरली भी करा रहा हो, नहीं, और ऐसा भी नहीं है जो क्वार्टरली करा रहा हो वो मंथली भी कराए, सही है। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो जो मंथली रिटर्न करा रहा होगा उसको कहा जा सकता है कि एनुअल जमा कराओ, जो क्वार्टरली रिटर्न जमा करा रहा है उसे भी कहा जा सकता है कि एनुअल जमा कराओ। हाँ, क्वार्टरली को ये नहीं कहेंगे कि तुम मंथली भी जमा कराओ, या मंथली वाले को ये नहीं कहेंगे कि तुम साथ साथ क्वार्टरली भी जमा कराओ, ठीक है। तो ये एक दूसरे का जो है वो सब्स्टिट्यूट है, ना कि ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। हाँ, जो एनुअल रिटर्न प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके ऊपर जरूरी है, ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। जो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उन्होंने एनुअल रिटर्न जमा करानी ही करानी है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं लिमिटेड की, और वो भी इस तरह ही है कि वो एनुअल तो कराएंगे ही कराएंगे, वो कंपनीज जो होती हैं वो मंथली भी करा रही होती हैं, उनके ऊपर मंथली भी जरूरी है कंपनीज की। ये सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा हूं कि वो इस तरह से कैसे लेके चलेगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें थी जो देखने वाली थी। कई दफा वो ये पूछ लेता है जो है एग्जामिनर, इसमें पेज नंबर है 2.2 है जी, पेज नंबर 277, टैक्स इनवॉइस क्या होती है, ठीक है। एक दफा उसने पूछा हुआ है कि जो सेल टैक्स इनवॉइस है उसका पर्टिकुलर्स क्या है, सेल टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स क्या है। तो सेल टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स में सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एक पीस ऑफ पेपर होता है इस तरह का, इसी तरह के पीस ऑफ पेपर होता है, फाड़ा फूड़ा नहीं होता, ठीक है। ये प्रॉपर एक पीस ऑफ पेपर होता है। उसमें क्या लिखा होता है, जिस बंदे को आप दे रहे हो उसका नाम लिखा होगा, सप्लाई रिसीवर का, बायर का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसका एनटीएन नंबर लिखा होता है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, सही है। डेट ऑफ इनवॉइस लिखी होती है, किस तारीख में इशू कर रहे हैं। नॉर्मली सेल टैक्स इनवॉइस का जो लेटर हेड होता है ये सप्लायर का नाम और उसका एड्रेस लेटर हेड पे टॉप पे लिखा होता है। जो क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी इशू कर रहा है, क्वांटिटी का यूनिट रेट लिखा होता है कि 10 रुपए की चीज है, ठीक है। उसका सेल टैक्स अलहदा लिखा होता है। 10 रुपए पे सेल टैक्स जो है वो कितना बन जाएगा, 1.8, 18%, ठीक है। और फिर सेल टैक्स मिला के वैल्यू 11.8 रुपए। ये तीनों चीजें लिखी होती हैं। सेल टैक्स अलहदा लिखा होता है, क्वांटिटी से अमाउंट सेल टैक्स के अलावा भी लिखी होती है, सेल टैक्स अलहदा लिखा होता है, और अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स भी लिखी होती है। ये तीनों चीजें लिखी होती हैं। फिर क्वांटिटी भी लिखी होती है कि जी उसको आप 2 चीजें दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर्स हैं सेल टैक्स इनवॉइस के जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ये देखें ना, इसमें 2.2 में एक्सप्लेनेशन के नीचे जो बुलेट्स दिए हैं उसमें आप देखें 5वां, 6वां और 7वां
वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स निकाल के वैल्यू 10 रुपए की, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स 1.8 अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, एंड देन वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स मिला के 11.8 रुपए। तो ये तीनों चीजें अलग-अलग इसके ऊपर लिखी होती हैं। No person other than the registered person or a person making retail tax shall issue an invoice under this section. Moreover, not more than one tax invoice shall be issued for a taxable supply. ये सेल टैक्स इनवाइस कौन इशू करेगा? ऑब्वियसली जो बंदा रजिस्टर्ड है, कॉमन सेंस है यहाँ पे भी, जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वही बंदा ही सेल टैक्स की इनवाइस इशू करेगा, दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। मोर ओवर नॉट मोर देन एक टैक्सेबल सप्लाई की एक से ज्यादा सेल टैक्स इनवाइस इशू नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 आइटम आपने बेचे हैं तो 10 आइटम की 2 दफा आप सेल टैक्स इनवाइस मुख्तलिफ नंबरों से इशू कर दें। प्रोवाइडेड ऑल्सो इट इज सब्सिक्वेंटली प्रोवाइडेड the CNIC provided by the purchaser was not correctly liability of the tax or penalty shall not arise against the seller in case of sale made in good faith। ठीक है, the sale tax registered person may also issue sale tax invoice electronically to his buyers। the sale tax rules prescribe the procedure for issuance of sale tax invoice electronically। जरूरी नहीं है कि आप पीस ऑफ पेपर के ऊपर ही दो। अब ये वेंडर्स के जो होते हैं ना, कुछ सिस्टम हमारे भी ऐसे आ गए कि जिनके साथ रेगुलर काम करते हैं उनके पास भी सिस्टम लगा होता है, हमारे पास भी सिस्टम लगा होता है जो इंटरलिंक्ड होता है, तो वो सिस्टम के थ्रू ही इनवॉइस इशू कर देते हैं उसे पेपर लेस इन्वायरमेंट के लिए। तो उसके रूल्स प्रोसीजर अलग हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी जनरेट की जा सकती है। द बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाइड इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट पर्सन्स along with the manner and procedure for regulating the issuance and authentication of the invoices। तो ये कुछ चीज़ें इसने यहाँ लिखी हैं, ये एक दफ़ा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये एक दफ़ा आईकैम ने पूछा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो ये कुछ रिकॉर्ड्स की बातें हैं, बल्कि सबसे नीचे आए, सबसे लास्ट पॉइंट, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पर्सन शैल रिटेन द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 years after the end of the tax period to which such record or documents relate, or till the final decision in any proceedings including proceedings for assessment, appeal, revision, referral, petition and any proceedings before an alternate dispute resolution committee। 6 साल आपका टैक्स ईयर खत्म होने के 6 साल तक रिकॉर्ड रखना जरूरी है एज पर लॉ। या अगर आपका केस चल रहा है एपीलेट ट्रिब्यूनल में या कमिश्नर के पास, तो जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक वो रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ठीक है, 6 साल तक रिकॉर्ड रखना है इन जनरल, लेकिन अगर केस चल रहा है किसी एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर तो फिर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसके अलावा इसके ऊपर रिकॉर्ड्स की बात है। ये रिकॉर्ड्स की बात तो आपने खुद ही देखनी है, कोई इतनी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं कि जी सप्लायर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उनकी जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू लिखनी है, ज़ीरो रेटेड एग्जेम्प्ट है, ये सारा किस्म का आपने रिकॉर्ड रखना है। तो ये जो रिटर्न्स का रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर 19 है, इसमें काफ़ी कुछ मैंने वैसे बता दिया था, कुछ सैटरडे वाले दिन बताया था। जो 1-2 पॉइंट्स इसके रह गए वो एक दफ़ा आप ज़रा देख लीजिएगा। मैं बता के जाऊँगा, फिक्र नहीं करनी है आपने। अच्छा, अभी इसी पे आइएगा ज़रा, अपनी बुक्स पे आए वापस। बस 2 मिनट चाहिए मुझे, 2 मिनट बस। जो स्कैन्स की बुक है जरा उस पे आइएगा। स्कैन्स की जो बुक हम पढ़ रहे हैं रेगुलरली उस पे आइएगा।
बल्कि वो इसमें नहीं लिखा हुआ। चलिए ये बाद में आपको कल ही बताऊंगा, छोड़े इसे।